हाय एवरीवन, हाउस यू ऑल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन। कल हमने बेसिक समझा था कि फ़िलॉसफी है क्या एंड फ़िलॉसफी करनी कैसे है ना। फ़िलॉसफी आई कहाँ से, तो हमने करा था 6 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज थे, है ना। उसमें अब हम फर्स्ट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज दैट इज़ न्याय फ़िलॉसफी को समझने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो न्याय फ़िलॉसफी इज़ first of all it is given by whom? It is given by आकाश पद गौतम है ना। आकाश पद गौतम बुद्धा मत समझ लेना, ठीक है। ओरिजिनेटर कौन से हैं इसके? आकाश पद गौतम। इसे ओनली साउंड मेथडोलॉजी कहा गया है, ठीक है जी। ये हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसमें वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में पता लगता है। याद रखिए, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज का मतलब है कि इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इनको क्या लगता है कि कहाँ से सही नॉलेज आ रही है। क्यों? अब देखो, मुझे नॉलेज आई मेरे टीचर से, मेरे टीचर को नॉलेज आई उनके टीचर से, उनके टीचर को नॉलेज आई उनके टीचर से, बट कौन सा टीचर सही है? सो न्याय फिलॉसफी या कोई भी फिलॉसफी इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात करता है। सो बच्चों याद रखना, जब भी हम इंडियन फिलॉसफी करेंगे तो प्रमाणा को ज़रूर याद करना है कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। जो आप जो बात कह रहे हैं उसका वैलिड सोर्स क्या है, मतलब इन द सेंस कि परफेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, या किस चीज़ से आपको पता लगता है कि हाँ जी ये जो आप बात बोल रहे हो एकदम सही है ना। सो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को प्रमाणा कहते हैं। ओके, ये क्या बताता है? मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग राइट नॉलेज ऑफ सेल्फ, आपके बारे में, खुद के बारे में राइट नॉलेज क्या है वो बताता है। टू डिस्कवर द पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का पर्पस क्या है ये बताता है। गोल, लिबरेशन फ्रॉम दुखों से मुक्त होना बताता है। नॉलेज शुड बी क्लियर एंड यू शुड डिफेंड इट अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। कहते हैं नॉलेज क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको पता ही ना हो क्या है। एंड यू शुड डिफेंड इट अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, आपको इसे डिफेंड भी करना चाहिए। मतलब अगर इसके कोई अगेंस्ट पॉइंट बोले, इसको क्रिटिसाइज करे, तो आप अपना पॉइंट रखकर बताओ नहीं जी ऐसा होता है। मोक्ष दैट इज मुक्ति, दैट इज निर्वाणा, यही गोल है न्याय फिलॉसफी का। हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट की चेन में फंसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने कुछ कहा इसीलिए मैंने उसे मुक्का मारा, फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए मैं उससे नाराज़ हूँ, इसलिए मैं उससे बात नहीं करती। कॉज एंड इफेक्ट चलता रहता है ना हमारी ज़िंदगी में। कहते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट की चेन में, दैट इज़ बंधन में फंसे हुए हैं, इसे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है जी। ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करेंगे तो ही हम अज्ञान के अंधकार से, दैट इज़ मिस एप्रीहेंशन को अज्ञान कहते हैं यहाँ पर, इससे दूर होंगे, ठीक है जी। कहते हैं हम सफ़र ही क्यों करते हैं ज़िंदगी में, न्याय फिलॉसफी कहते हैं हम सफ़र क्यों करते हैं। पहला, ईगो सेंट्रिज्म। लाइक मैं बोलूँ कि जी मैं तो टीचर हूँ, मैं तो एडुकेटर हूँ, है ना। अब क्या है, ये सब ईगो ही है, ईगो सेंट्रिज्म, है ना। मैं जैसे पांडवों को आया था कि हम कौरवों को कैसे मारे, अपने भाइयों को कैसे मारे। कौन सा भाई, क्या भाई? उनको धर्म का युद्ध करना था, इसीलिए उनको मारना ही था। भाई बहन कुछ नहीं होता, ये बताते हैं न्याय फिलॉसफी। सो मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं? तो मैं इज़ ईगो, मैं इज़ ईगो। फॉल्स आइडेंटिटी, हम फॉल्स आइडेंटिटी में फंसे हुए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब एक दिन मर जाएंगे, है ना। अट्रैक्शन टू थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस, आपको बहुत चीज़ों का अट्रैक्शन होता है। एवर्जन टू चैलेंज, आप चैलेंजेस से दूर भागते हो, ठीक है। सो जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं, ये कारण बनता है, ये कारण होते हैं। ईगो, फॉल्स आइडेंटिटी, अट्रैक्शन, एवर्जन टू चैलेंज। फिर इसका इफेक्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? दोष कर्मा, जो हम बार बार अगर ये चार चीज़ें हम करते रहेंगे, ईगो में आते रहेंगे, फॉल्स आइडेंटिटी करते रहेंगे, अट्रैक्शन टू थिंग्स करते रहेंगे, एवर्जन टू चैलेंज होगा, तो हम बार बार रीबर्थ होगा, जन्म मरण के बंधन में हम बार बार आते रहेंगे। सो इसे दुख कहते हैं। ज़्यादातर जो हमारी इंडियन फिलॉसफी में, वो हिंदू फिलॉसफी से बिलोंग करती है। क्यों? हमारे हिंदू फिलॉसफी में कभी नहीं बोलते रेस्ट इन पीस, हमारे हिंदू फिलॉसफी में हमेशा बोलते हैं राम नाम सत्य है, कि पता है सिर्फ बॉडी जाएगी, आत्मा
चलती रहेगी, फिर से रीबर्थ लेगी, फिर से रीबर्थ लेगी। इसीलिए न्याय फिलॉसफी भी यही कहता है, क्योंकि हम जन्म मरण के बंधन में फंसते रहते हैं, इसीलिए रीबर्थ होता रहता है, इसीलिए दुख और सुख चलता रहता है और ये कॉन्टिन्यूस साइकिल रहता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, है ना। या इसमें हमने पढ़ा कि किस किस ने दिया है हमें, है ना, ये फिलॉसफी के बारे में और क्या डिटेलिंग है। नेक्स्ट पेज कहते इस चेन को ब्रेक करने का क्या रीज़न है? ज्ञान से। ज्ञान क्या होना चाहिए? ज्ञान हमें खुद का होना चाहिए। जो हम माइंड और बॉडी के कॉम्प्लेक्स में फंसे हुए हैं, ये मेरा माइंड है, ये मेरी बॉडी है, इसको दूर करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि बॉडी जो है वो तो ख़त्म हो जाएगी, अपनी खूबसूरती पर, इन चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब हम इसकी आइडेंटिटी से मुक्त हो जाएंगे, फिर आपका दोष, जो दुख सुख के बंधन में आप फंसे हुए, वो डिसअपियर हो जाएगा, है ना। नो डिज़ायर रिमेन फॉर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। आप कर्म करोगे, फल की इच्छा नहीं करोगे, आप सिर्फ कर्म करते जाओगे, कर्म 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 कर्म, ठीक है जी। कहते न्याय फिलॉसफी के अंदर 16 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं बच्चों? 16। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहला प्रमाणा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है, पहले जो आप कर रहे थे सुनोगे भी तो चलेगा, अब जो मैं करवा रही हूँ उसे लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना। लिखना भी पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि मैम ये जो टॉपिक चलेगा थोड़ा सा लंबा चलेगा और हमें इसे ध्यान से पढ़ना है। प्रमाणा क्या है? वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रमाणा भी हमने करा ना। तो कहते हैं न्याय फिलॉसफी के अंदर कितने वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। पहले तो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होता क्या है, प्रमाणा होता क्या है, समझते हैं। प्रमाणा मतलब ये चीज़ों को जैसी है वैसे ही बताता है, बिना तोड़े मरोड़े। ये जो चीज़ें होती हैं, कोहेरेंस, इसमें कोहेरेंस होती है, मतलब लॉजिकली कंसिस्टेंट, हमेशा सेम आंसर आएगा, इसे बोलते हैं लॉजिकली कंसिस्टेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रोवाइड एक्चुअल नेचर, कोई आपसे झूठ नहीं बोला जाता। कॉन्सिक्वेंस, यूटिलिटी, जो चीज़ है, जो न्याय फिलॉसफी है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करती है, तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब इसका काम क्या आएगा, प्रैक्टिकल काम आएगा। जैसे सर में कितने बाल है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, कितने भी बाल हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर यूटिलिटी ज़ीरो है। लेकिन तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है, प्रैक्टिकल है, हम काउंट कर सकते हैं। तुमने कितने मार्क्स लाए तुम पेपर 1 में, पेपर 2 में कितने मार्क्स लाए, कॉमर्स में GRF की परसेंटाइल कितनी निकली, ये प्रैक्टिकल चीज़ है ना। सो ये इसे बोलेंगे कॉन्सिक्वेंस यूटिलिटी। ओके, अब इसके बाद हमें बताते हैं नेक्स्ट कि हमारे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कितने हैं अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी। इनका मैं चार्ट भी करवाऊंगी, ये भी हैंड रिटन नोट्स है ना। इसके बाद आपको कंप्लीट क्रिस्प PDF भी आपको दूंगी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अभी जो है हम ये वाले नोट्स से पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिस्प वाला बेसिकली आपको ज़्यादा अच्छे से वो भी समझ आएगा, लेकिन अभी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो। बेसिकली जब भी आपका न्याय फिलॉसफी आए तो आप बोलेंगे इसके 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। पहला प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो हमें दिखता है, सेंस परसेप्शन, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ओके, इसके थ्रू। नेक्स्ट कम अनुमान। अनुमान मतलब इन्फर। जैसे इसमें एग्जाम्पल आती है कि मैंने धुआं देखा, धुएं को देखकर मैंने ये इन्फर करा कि ज़रूर आग लगी होगी। एग्जाम्पल साथ साथ में लिखते जाए, बड़े काम आएंगे। अनुमान इज़ एनालॉजी, इसमें कंपैरिजन या सिमिलैरिटी बताते हैं दो चीज़ों में, है ना, कंपैरिजन या सिमिलैरिटी बताते हैं, ठीक है जी। देन शब्दा। शब्दा मतलब मैं इसलिए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इसे मानता हूँ, प्रमाण मानता हूँ, क्योंकि इसे किसी एक्सपर्ट ने बोला था। शब्द मतलब वर्बल टेस्टिमनी, मतलब हम किस पर विश्वास करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने टीचर पर विश्वास करते हो, आपको है ये टीचर ने जो शब्द बोले वो तो बिल्कुल सही होंगे, तो शब्दा, इसे शब्दा बोलते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्बल टेस्टिमनी। इसके अलावा भी और 4 है, बट हमने वो याद नहीं करने। हमने मेनली ये अदर रीडिंग पर्पस के लिए है। मेन जो आपने 4 प्रमाणास याद करने हैं वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड वर्बल टेस्टिमनी। इसके अलावा
जो है हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक बार आपको बेसिक्स क्लियर करवाना है। ये वीडियो भी आपके बेसिक्स के लिए ही है। ओके, लेट्स एक्सप्लेन इट वन बाय वन। सबसे पहले प्रत्यक्ष, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। कहते हैं इसमें हमने ना सविकल्पा एक पॉइंट है, एक है निर्विकल्पा। ओके हमने निर्विकल्पा से सविकल्पा की तरफ पहुंचना होता है। अब सविकल्पा क्या है? कॉन्क्रीट सॉलिड चीज जो स्पेसिफिक है, क्लियर है। नॉट वेग मतलब, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, नॉट वेग मतलब जो क्लियर हो। एक्चुअल डिफरेंशिएट फ्रॉम अनदर, ये हमें बताती है ये एक चीज दूसरी चीज से कैसे डिफरेंट है। न्याय फिलॉसफी में सविकल्पा का ये मतलब होता है। प्रत्यक्ष परसेप्शन, आपका परसेप्शन क्लियर है, स्पेसिफिक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और निर्विकल्पा उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया? नॉन स्पेसिफिक, अनएबल टू डिस्टिंग्विश, आपको डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा कि क्या डिफरेंस है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, है ना। दैट इज अवर निर्विकल्पा। ठीक है, स्मोक, डस्ट का आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, धुआं है कि डस्ट है, सो दैट इज अवर निर्विकल्पा। सो अभी हमने क्या करा? न्याय फिलॉसफी का 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, फिर कैसे निर्विकल्पा और सविकल्पा इसकी 2 टाइप्स है, और कैसे फिर हमने उसके बाद जाना है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू, दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अब न्याय फिलॉसफी के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। स्टे ट्यून फॉर द सेम। ठीक है, सी यू। न्याय फिलॉसफी का नेक्स्ट पार्ट हम बाद में करेंगे। मैं शॉर्ट में वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि जितना उस वीडियो में उतना आप गल्प अप करो, आपको चीज़ें बड़ी ना लगे, है ना। सो ये न्याय फिलॉसफी नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा खत्म होने वाला है। स्टे ट्यून फॉर द सेम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।